हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं पूनम तिवारी आप सभी स्टूडेंट्स का हिंदी एनसीईआरटी बाय पूनम तिवारी चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी का अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। तो आज हम करने वाले हैं प्रश्नोत्तर एक कहानी यह भी का। तो बिना किसी रुकावट के हम ये क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस प्रकार प्रभाव पड़ा था। तो उनके जीवन में उनके पिता, उनकी हिंदी की अध्यापिका शीला अग्रवाल का विशेष प्रभाव पड़ा था। ठीक है, वो एक और जहां लेखिका के पिता के व्यवहार और विचारों ने उनके मन को हीन भावना से भर दिया था, जिसका असर उनकी ताउम्र उनकी जिंदगी पर पड़ा रहा। मान सम्मान प्रसिद्धि पाने के बाद भी वो उस हीन भावना से उबर नहीं पाए। वहीं दूसरी ओर पिता के कारण ही उनके मन में देश प्रेम की भावना ने जन्म लिया। उनकी हिंदी की अध्यापिका शीला अग्रवाल ने उनका परिचय साहित्य की दुनिया से कराया और प्रसिद्ध लेखकों की किताब पढ़ने के लिए उन्हें क्या किया, अग्रसित किया, उन्हें मोटिवेट किया और साहित्य जगत में कदम रखने को प्रेरित किया। साथ ही स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लेने के लिए शीला अग्रवाल ने उन्हें काफी प्रेरित किया, जिसके कारण लेखिका ने आजादी के आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस आत्मकथ्य में लेखिका के पिता द्वारा रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया गया है। तो लेखिका के पिता का मानना था कि रसोई के कामकाज करना यानी अपनी क्षमता और प्रतिभा को रसोई की भट्टी में झोंकना था। वो समझते थे कि पढ़ने लिखने की उम्र में लड़कियों का पूरा समय क्या होता है, रसोई में चला जाता है, खाना बनाने निकालने घर के कामकाज में, और बाकी सब कला में वो निपुण होने के चक्कर में वो अपनी प्रतिभा का पूरा उपयोग नहीं कर पाती और उनकी प्रतिभा का भी पता नहीं चल पाता। इसलिए वो रसोई घर को भटियार खाना कहते थे। वो कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका को ना अपनी आंखों पर विश्वास हो पाया और न अपनी कानों पर। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो एक बार ऐसा होता है कि कॉलेज के प्रिंसिपल ने उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए कर दिया और उनके पिताजी को लेटर लिखकर कॉलेज में बुलाया। पत्र पढ़ते ही पिताजी को क्रोध आना मतलब स्वाभाविक था। स्कूल से कॉलेज से कंप्लेन आया है। वो ये जानती थी कि डैडी को अब पता चल गया है, वो बहुत गुस्सा होंगे और गुस्से में भुनभुनाते हुए कॉलेज आएंगे। और कॉलेज में पहुंचकर उन्होंने प्रिंसिपल ने उन्हें बताया कि आपकी बेटी कॉलेज में मतलब लीडर बन चुकी है कॉलेज में और सभी लोग इसी की बात मानते हैं। जब प्रिंसिपल ने ये बात उनके पिताजी को बताई तो उनके पिताजी बहुत खुश हुए कि भाई मतलब वो जिस तरीके से खुश हुए, आश्चर्य हुए कि मेरी बेटी में लीडरशिप क्वालिटी है, उसको जो हमारी लेखिका है उन्हें ये देख के उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। कॉलेज की उन्होंने बताया कि कॉलेज में लीडर है और ये जैसा कहती हैं वैसा ही कॉलेज में होता है। अब ये सारे हुए और फिर उन्होंने बताया तो फिर लेखिका ने इसके खिलाफ क्या किया, कार्रवाई करना चाहा। उनके पिता तो जब आए उनसे उनको वहां पे मिलने के लिए कॉलेज में, तो अपनी बेटी का रौब रुआबा प्रसिद्धि देखकर उन्हें बड़ी खुशी हुई। कह रहे वाह, ये मेरी बेटी तो बिल्कुल मेरे ही नक्शे कदम पर चल रही है। और उन्होंने जब उन्हें अपनी बेटी की शिकायत, उन्हें कोई शिकायत नहीं थी बल्कि वो बहुत खुश हुए। और जब वो अपने घर पहुंचे तो उनकी खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं था। और ये एटीट्यूड उनके पिता का देखकर उन्हें तो लग रहा था कि मुझे डांट पड़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और उनके पिताजी बहुत ज्यादा खुश हुए। तो ये चीज देखकर वो बड़ा हैरान हो गई थी। लेखिका की अपनी माता पिता से वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में लिखिए। ये आप लोगों के अपने पॉइंट ऑफ व्यू होने चाहिए। तो लेखिका के अपने पिता से वैचारिक मतभेद तो थे ही, और जिस कारण उनका आपस में अक्सर टकराव चलता रहता। लेखिका के पिता महिला शिक्षा व आजादी से जीवन जीने के पक्षधर थे और उस आजादी का दायरा घर की चार दीवारी या पास पड़ोस तक ही सीमित था, जबकि लेखिका जो थी वो खुले विचारों की थी, क्योंकि उनके पिताजी उनकी माँ को
आसपास के लोगों से मिलने नहीं दिया करते थे, शक्की टाइप के थे। और ये इनकी बेटी उनसे एकदम से अलग थी। इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, हड़तालें करवाती थी, रैलियां निकलवाती थी, भाषणबाजी करती थी, नारे लगवाती थी। और उनके जो भाषण होते थे वो उनके पिताजी के जो दोस्त मित्र थे उन्हें बहुत ही पसंद आते थे। लेकिन लेखिका के पिता को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि वो ये काम करे। उनके पिता का उनकी माता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं था। वो बात बात पर उन पर गुस्सा हो जाते और जो कि लेखिका को अच्छा बिल्कुल नहीं लगता था। काल उनका रंग सांवला था, जिसकी वजह से पिताजी हमेशा उनकी तरफ ध्यान नहीं देते थे। और उनकी उनसे जो बड़ी बहन थी उसी के ही सिर्फ गुणगान गाते रहते थे। इसकी वजह से क्या हो गया था, लेखिका के मन में हीन भावना ने जन्म ले लिया था। लेखिका के पिता मानते थे कि 16 वर्ष या मैट्रिक पास होने के बाद लड़कियों की शादी कर देनी चाहिए, जबकि लेखिका पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। इस आत्मकथ्य के आधार पर स्वाधीनता आंदोलन के परिदृश्य का चित्रण करते हुए मनु भंडारी जी की भूमिका को रेखांकित कीजिए। तो 1946-47 में आप लोगों ने अपनी हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन एकदम मतलब अपने पीक पर था। उसमें हड़तालें हो रही थी, जुलूस निकल रहा था, प्रभात फेरियां चल रही थी, जिससे लोगों को बताया जा रहा था कि भाई अब समय आ चुका है, अब नहीं तो कभी नहीं, वैसी वाली स्थिति थी, करो या मरो। उसमें लेखिका भी महिलाओं के लिए बनाए गए समाज में के सभी नियम कानूनों को तोड़कर उन्होंने क्या किया था, जोश और उत्साह के साथ उस स्वतंत्रता की लड़ाई में वो भी कूद पड़ी थी। भाषणबाजी करती, लड़कों के साथ गली मोहल्ले शहर शहर जाके वो हड़तालें करवाती थी, नारे लगवाती थी। और उन्होंने बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाई। फिर लेखिका ने बचपन में अपने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा तथा पतंग उड़ाने जैसे खेल भी खेले, किंतु लड़की होने के कारण उनका दायरा घर की चारदीवारी तक सीमित था। क्या आज की लड़कियों के साथ के लिए स्थितियां ऐसी ही हैं या बदल चुकी हैं? तो ये आपका वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। ये आपको अपने हिसाब से लिखना है और अपने परिवेश के आधार पर लिखिए। आपके एरिया में क्या होता है, अब लड़के बोलेंगे मैम हम कैसे लिखें, तो आपकी बहन रहती है, मम्मी रहती है, जहाँ पर आपके दोस्त रहते हैं, उनके बारे में आप उनको लेकर दिमाग में आंसर लिखना। लेखिका को अपने घर में पढ़ने और खेलने की पूरी आजादी थी, लेकिन उनके पिताजी इस आजादी की भी एक सीमा उन्होंने तय करके रखी थी। घर की चारदीवारी से पास पड़ोस और मोहल्ले तक ही सीमित थी। लेकिन अब समय बदल गया है और समय के साथ लोगों के विचारों में भी परिवर्तन आया है। आज लड़कों की तरह लड़कियां भी घर से बाहर निकलकर शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, पार्टीज में जाती हैं, घूमती फिरती हैं, अपने मनपसंद के क्षेत्रों में चुनकर कार्य क्षमता और प्रतिभा दिखाती हैं। कि हम ऐसा नहीं है कि मुंबई में ही हम पढ़ा सकते हैं, दिल्ली जा सकते हैं, कैलकाटा जा सकते हैं। ये लड़कियां सिर्फ अपने शहर या अपने देश तक सीमित नहीं है, बल्कि विदेशों में भी अभी लड़कियां पहुंच चुकी हैं। और भारत में आज भी कुछ ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां पर पुरानी विचारधारा है कि लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता। उनकी आजादी के पक्षधर में लोग आज भी गांव वगैरह में नहीं है। उन क्षेत्रों में महिलाएं आज भी अपने घर या गांव तक ही सीमित है। मनुष्य के जीवन में आस पड़ोस का बहुत ही महत्व होता है, परंतु महानगरों में रहने वाले लोग प्रायः पड़ोस कल्चर से वंचित रह जाते हैं। इसके बारे में आप क्या बताते हो? तो ये सच है कि यहाँ पर जो महानगरों में लोग रहते हैं, तो 2 BHK में 3 BHK में रहते हैं, इनकी लाइफ यहीं तक सीमित हो गई है। एक तो ये न्यूक्लियर फैमिली में हो गए। इंसान जो भी लोग अपना नौकरी कर रहे हैं, तो आज के डेट में क्या है, हस्बैंड भी नौकरी करता है, वाइफ भी नौकरी करती है, बच्चे घर में अकेले रहते हैं। आप सबको लगता है कि भाई अब हमारी ये उम्र है कमाने की, तो हम कमा लेते हैं। दौलत भौतिक सुख सुविधाओं को इकट्ठा करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं रहता कि उनके पड़ोस में रह कौन रहा है।
सुबह काम पे जाते हैं, रात को आते हैं, खाया पिया सो गए, और यही पूरा डेली रूटीन उनके साथ चलता रहता है। अपने आसपास से अनजान कि उनके पड़ोस में कौन है, विपत्ति पड़ने पर कौन उनकी सहायता कर सकेगा, या वो किसी के सहायता कर सकेंगे, ये किसी को भी पता नहीं रहता कि कौन है पड़ोस में। इसलिए महानगरों में इंसान अपने आप को बेहद असहाय और असुरक्षित महसूस करता है। अब शहरों में क्या होता है, जनसंख्या बढ़ गई है, फ्लैट सिस्टम है, तो लोग एक दूसरे से मिलना जुलना, सोशल लाइफ किसी की इतनी नहीं है जितने की गांव वगैरह में होती थी। लोग एक दूसरे से मिलते थे, बातें करते थे। और लेकिन गांव में आज भी ये कल्चर बहुत पूरी तरह से समृद्ध है। लोग एक दूसरे को जानते हैं, लोग तो पड़ोस क्या पूरे गांव को जानते हैं, दुख सुख में मदद करते हैं। गांव में लोग अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर तीज त्योहार शादी ब्याह आदि बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। जबकि शहरों में व्यक्ति आत्म केंद्रित हो जाता है, सेल्फ सेंटर्ड है, अपने तक ही वो सीमित है। अभी तक मैंने जितने क्वेश्चन करा है आपकी टेक्स्ट बुक के थे। मनु भंडारी की मां त्याग और धैर्य की पराकाष्ठा थी, फिर भी वो लेखिका के लिए आदर्श न बन सकी। क्यों? तो मनु भंडारी अपने माँ के धैर्य और त्याग की तुलना धरती माँ से करती थी, लेकिन फिर भी वो लेखिका के लिए आदर्श ना बन सकी, क्योंकि उनकी माँ अपने पति और बच्चों के सामने हमेशा दबी दबी सी रहती थी। उनकी हर उचित अनुचित मांग को पूरा करना ही उनका धर्म समझती थी। उनकी अपनी कोई व्यक्तिगत राय नहीं होती थी, इसलिए उनकी इच्छा, वो क्या करना चाहती है, उनकी महत्वाकांक्षा जिंदगी क्या थी, बिल्कुल से भी नहीं थी। इसलिए हर परिस्थिति से उन्होंने क्या कर लिया था, समझौता कर लिया था। और लेखिका जो थी वो अपनी माँ की तरह नहीं बनना चाहती थी, वो परिस्थितियों के साथ समझौता नहीं करना चाहती थी, बल्कि वो उन समस्याओं से आगे निकलना चाहती थी, उनका सामना करना चाहती थी। ओके, क्लियर है? फिर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उनके पिताजी की विरोधाभासी प्रवृत्ति पर मनु भंडारी क्या विचार प्रस्तुत करती है? तो मनु भंडारी कहती है कि उनके पिता जो थे महत्वाकांक्षी थे, और वो समाज में विशिष्ट व्यक्ति बनकर जीना चाहते थे, हमेशा मान सम्मान के प्रति बहुत सावधान रहे हैं, और इसलिए लेखिका के दिल में देश प्रेम की भावना जगाना चाहते थे। इसलिए वो चाहते थे कि लेखिका अपनी राजनीतिक गोष्ठियों में बैठकर देश में घटने वाली घटनाओं को अवगत रहे। लेकिन लेखिका भाषणबाजी करे, नारे लगाए, प्रभात फेरिया में हिस्सा ले, ये उनके पिताजी को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। इसी विरोधाभासी प्रवृत्ति के कारण पिता और पुत्री में हमेशा टकराव होता रहा। अब लेखिका के जो पिता थे उन्हें संघर्ष क्यों करना पड़ा? तो लेखिका के पिता भंवर में थे, वो लड़की को विशिष्ट भी बनाना चाहते थे और मान सम्मान के प्रति सावधान भी थे। उनको सब कुछ चाहिए था, ठीक है, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, सारे रूल्स रेगुलेशन वो फॉलो करना चाहते थे। लड़की ने विशिष्टता का मार्ग तो पकड़ लिया था, अपना एम उन्होंने ये कर लिया था, वो किधर जाना चाहती है, क्या करना चाहती है, वो वहां पर तो मुड़ चुकी थी। वह क्रांति के मार्ग पर खुलकर चल पड़ी है। पिता को यह अच्छा न लगा, पसंद नहीं आया कि ये लड़कों के साथ रोड पर जाके नारेबाजी कर रही है, आंदोलन कर रही है, घूम रही है ऐसे ही। पहले ये सब अच्छा नहीं माना जाता था। इस कारण दोनों में बहुत संघर्ष हुआ। शादी के मामले में लेखिका ने स्वतंत्र मार्ग पकड़ा। उन्होंने अपनी मर्जी से राजेंद्र यादव जी के साथ शादी कर ली। मनु भंडारी का अपने पिता से वैचारिक मतभेद था। अपने शब्दों में लिखिए, तो ये आपको अपने हिसाब से लिखना है। तो लेखिका के पिता दोहरे व्यक्तित्व के स्वामी थे। वे महिलाओं और लड़कियों के लिए शिक्षा के पक्षधर थे तथा देश निर्माण में उनकी भूमिका को महत्व देते थे। मान सम्मान यश प्रतिष्ठा उनकी कमजोरी थी।
लेकिन जिसके कारण वो आधुनिक विचारों के समर्थक भी थे। लेकिन दूसरी ओर उनके अंदर एक पुरानी सोच ने, विचार ने एक घर बना रखा था, उससे वो बाहर नहीं निकल पा रहे थे और उन्हें हमेशा अपनी इज्जत के दांव पर लग जाने का डर सताता था कि अरे अगर ये घर से बाहर निकली तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी, अगर ये वहां जाके बोली मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी, भाई मेरा तो समाज में स्टेटस है, मैं तो नामी व्यक्ति हूँ, मेरे तो इज्जत बेइज्जती हो जाएगी। वो महिलाओं को उन्होंने आजादी दी थी, लेकिन वो एक सीमित आजादी देने के पक्षधर थे, इसलिए लेखिका को उनके विचार पसंद नहीं आता था। लेखिका के व्यक्तित्व का सही विकास कब हुआ? तो जब उनकी बहन की शादी हो गई और भाई पढ़ाई के लिए कोलकाता चले गए, तब उनका व्यक्तित्व का विकास शुरू हुआ, क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेवारियां आ गई। तब उनके पिताजी ने उनको ध्यान देना शुरू किया। उन्हें कहा कि तुम इस तरह से किचन में मत लगे रहो, अपने बारे में सोचो, अपने आगे बढ़ने के लिए सोचो। और बड़े बड़े लोगों के साथ जो उनके पिताजी की मीटिंग होती थी, तो उनको बहुत ध्यान से सुनती थी। बाद में अपना उनका विचार आने लगे और इस तरह से उनकी बौद्धिक विकास हुई और ऐसे ही वो गतिशील क्रांतिकारी बन गई। एक कहानी यह भी पाठ में लेखिका ने को अपनी माँ को व्यक्तित्वहीन क्यों कहा है? तो लेखिका ने अपनी माँ को व्यक्तित्वहीन इसलिए कहा है क्योंकि उनकी माँ सुबह से अर्ली मॉर्निंग से लेकर रात तक, देर रात तक परिवार की खुशियों के लिए ही काम करती रहती थी। किसको क्या चाहिए, किसको क्या जरूरत है, इसी में अपना समय बिताती, लेकिन वो अपने लिए उनके पास समय नहीं रहता। और उनके पिता जो थे, लेखिका के पिता, उनकी माँ पर हमेशा क्रोध हो जाते थे, गलत व्यवहार करते, और वो चुपचाप उनके जो भी वो उनको टॉर्चर करते थे, मेंटल फिजिकल, वो चुपचाप से उसको बर्दाश्त करती थी। उसका उन्होंने कभी विरोध नहीं किया कि नहीं तुम गलत कर रहे हो, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए। और उन्हें अपने पूरे जीवन में अपनी खुशी के लिए उन्होंने शायद से ही कुछ किया हो। हमेशा दूसरों को खुश रखना ही वो अपना ड्यूटी समझती थी, इसलिए उन्हें व्यक्तित्वहीन कहा गया है। अब देखो वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ? ये तो मैंने आप लोगों को करा दिया है। अब ये शॉर्ट आंसर्स देख लेते हैं थोड़े से। लेखिका की अपने पिता से वैचारिक टकराहट, ये भी मैंने आप लोग को बता दिया है। इस आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई को ये भी बता दिया है। लेखिका के अनुसार पड़ोस खर्चा न होने का दुष्परिणाम भी बता दिया आप लोगों को। ओके, ये भी हो गया है। शीला अग्रवाल ने लेखिका को क्या प्रेरणा दी? तो उन्होंने प्रेरणा दी कि वह हिंदी की अध्यापिका थी, लेखिका को जन जीवन के संघर्ष करना सिखाया और जोशीली बातों से लेखिका के हृदय में जोश, साहस, उत्साह भर दिया। वे लड़कियों की अगुआ बनकर हड़तालें करवाने लगी और धुआंधार भाषण देने लगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये क्लास पसंद आई होगी। इस क्लास को देख लेना, अच्छे से समझ लेना, पढ़ लेना। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ही रिसर्च के बाद मैंने क्वेश्चन आंसर्स निकाले हैं। इसको लिखोगे तो ज़्यादा अच्छे से पढ़ोगे। और उम्मीद करती हूँ कि क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास अगर पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल पर ऐसे ही बने रहिए। तो मिलते हैं हम अगले सेशन में और एक और नए चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।